कक्षा 10 के आप सभी बच्चों का हमारी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम अपना 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस अध्याय में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और हम अब इस समय मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 नियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। आज मेंडल का तीसरा नियम पढ़ेंगे। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता क्या है, पहले यह जान लीजिए साधारण शब्दों में। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, अब तक हम एक गुण संकरण की बात हम कर रहे थे। आपको जब परिभाषा पढ़ा रहे थे वहाँ भी हमने बताया था 1 गुण संकरण और 2 गुण संकरण। तो जब एक गुण का किसी भी एक गुण को लेकर के जब संकरण करवा रहे थे तो वह पिछले 2 नियम हमने पढ़े, उसमें एक गुण संकरण से संबंधित, जिसमें प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, यह हमने पढ़ा। अब 2 गुण संकरण, 2 लक्षण जो है उसमें हम यह देखेंगे कि कैसे जो 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जब जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। 2 लक्षण, एक लंबाई का लक्षण है हो गया, एक फूल के रंग का लक्षण हो गया। दोनों लक्षण को एक साथ कोई पौधा है जैसे गोल है, उसका बीज और फूल का रंग कैसा है, पीला है। वहीं बीज का रंग कैसा है, पीला है, और बीज का आकार झुर्रीदार है और रंग कैसा है, हरा है। इस तरह 2 लक्षण हम ले रहे हैं। अगर 2 लक्षणों को एक साथ लेकर के हम संकरण करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति कभी भी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। मतलब उनका जो अपव्यूहन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वह स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से वह एक दूसरे से जो है वह संकरण करते हैं। यह नियम जो है द्विसंकर क्रॉस के परिणामों पर आधारित है। इस प्रकार के क्रॉस में 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर क्रॉस के लिए मेंडल ने 2 पौधों को चुना। जैसे नंबर 1, पीले और गोल बीज वाले शुद्ध पौधे। 2 लक्षण क्या हैं? एक, बीज का आकार मतलब गोल, दूसरा बीज का रंग मतलब पीला। 2 लक्षण लिए गए हैं। इसी तरह दूसरा पौधा जो चुना गया उसमें भी 2 लक्षण लिए गए। हरे रंग का बीज और बीज का जो आकार था वो कैसा था, झुर्रीदार। दोनों तरह के पौधे के शुद्ध पौधे को चुन करके हम उनका जो है संकरण करवाते हैं। तो प्रथम लक्षण वाला जो पौधा है वह प्रभावी लक्षण वाला पौधा है, तथा दूसरा लक्षण वाला जो पौधा है, द्वितीय पौधा, वह अप्रभावी लक्षण वाला है। मतलब हरा और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण वाला पौधा है और गोल और पीला प्रभावी लक्षण वाला पौधा है। प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार सभी जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह गोल तथा पीले बीज वाले संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। इस F1 पीढ़ी के संकर पौधों में जब स्वपरागण होता है तो स्वपरागण के उपरांत जब F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है तो उनमें इस नीचे दिए गए अनुपात में ही पौधे हमें प्राप्त होते हैं। यह जो प्राप्त होने वाले पौधे हैं उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप है। 4 तरह का जीनोटाइप हमको मिलता है। एक मिलता है YR, Y येलो के लिए डिनोट किया गया है और R जो है वो राउंड के लिए डिनोट किया गया है। तो येलो और राउंड, पीला और गोल, तो YR कितने तरह के जीनोटाइप हमको मिल रहे हैं? 4 तरह के। कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। 4 तरह के जीनोटाइप हमें उस F2 पीढ़ी में दिखते हैं। और जो अनुपात होता है
वह 9:3:3:1 का होता है इन पौधों के बीच में। अगर 16 पौधे हैं तो 9 पौधे पीला गोल, 3 पौधे पीला झुर्रीदार, 3 पौधे हरा गोल और 1 पौधा हरा झुर्रीदार का हमें प्राप्त होता है। यह अनुपात हमेशा हमें स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हमें दिखाई देता है। कैसे होता है यह देखें। एक पौधा शुद्ध है, F1 जनक पीढ़ी है, गोल पीला कैपिटल Y कैपिटल R के साथ और झुर्रीदार हरा स्मॉल y स्मॉल r के साथ। युग्मक जो बनेंगे कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r, ये युग्मक बनेंगे। इनके बीच जब संकरण की क्रिया होगी, क्रॉस होगा, तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो वहाँ जो पौधे प्राप्त होंगे वह कैसे होंगे? वह पौधे जो हैं वह Y कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r, यह संकर पौधे हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर। तो यह F1 पीढ़ी हो गई जो कि संकर पीढ़ी है। उसके बाद जब इसमें इस F1 पीढ़ी में स्वपरागण होगा, यहाँ पे F2 लिख दिया गया, F1 है ये, F1 रखिएगा इसको। F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण होगा तो निम्न प्रकार से यह गैमीट हैं। और कैसे F2 पीढ़ी में हमें क्रॉस करवाने के उपरांत, स्वपरागण करवाने के उपरांत किस तरह पौधे प्राप्त होते हैं, वह हम इस चेकर बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अनुपातिक रूप से हमें पौधे प्राप्त होते हैं। और जो अनुपात आता है F2 पीढ़ी में वह 9:3:3:1 का अनुपात हमेशा प्राप्त होता है। तो यह था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कैसे स्वतंत्र अपव्यूहन होता है लक्षणों का, यह आपने समझा। दूसरा जो टॉपिक है वह है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के बारे में जाने, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग जातियों में अलग अलग विधियां होती हैं कि उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी, यह निर्धारित होना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। और इसके लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह की विधियां पाई जाती हैं। कुछ सरीसृप मतलब छिपकली, सांप, कछुआ, ये रेंगने वाले जीव जो हैं, उनमें लिंग निर्धारण अंडों को, जब अंडों को जो वो सेते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो उस समय जो उन्हें तापमान प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उस प्राप्त होने वाली ऊष्मा के आधार पे ही उनका जो है लिंग निर्धारित होता है कि वह किस लिंग के जीव उत्पन्न होंगे। तो कुछ सरीसृपों में इस तरह होता है। वहीं कुछ ऐसे पौधे हैं, प्राणी हैं, जैसे घोंघा। घोंघे में क्या होता है, वह परिस्थिति के अनुसार अपने लिंग का निर्धारण कर लेते हैं। अगर उनको नर की आवश्यकता है तो नर घोंघा उत्पन्न हो जाएगा, और मादा की आवश्यकता है तो मादा घोंघा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वह आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक होने का मतलब वह जीन से निर्धारित होता है, बाहरी वातावरण के तापमान या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। मानव में सभी गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के प्रतिरूप की तरह होते हैं। प्रतिरूप का मतलब जैसा पहला होगा वैसे ही जोड़ी में दूसरा गुणसूत्र भी होगा। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वह एक दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। लेकिन जो 23वीं जोड़ी होती है, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 22 जोड़ी में दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के कॉपी होते हैं, प्रतिरूप होते हैं। लेकिन जब हम 23वीं जोड़ी को देखते हैं तो यह प्रतिरूप नहीं होते हैं, यह पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। मादा में यह समयुग्मकी मतलब एक जैसे, अर्थात 44 ऑटोसोम, यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब हो गया 44 ऑटोसोम और जो
जो 45वां गुणसूत्र है, 45वां और 46वां, वह यक्स और यक्स है। 44 ए है, ऑटोसोम है, और जो लिंग गुणसूत्र है 45वां और 46वां लिंग गुणसूत्र होते हैं 23वीं जोड़ी के, वह यक्स यक्स होते हैं मादा में, अर्थात मादा समयुग्म की होती है, एक समान युग्मक हो इसमें से बनते हैं। वहीं अगर नर की बात करें तो नर में क्या होता है, नर में यह जोड़ी विषम युग्म की होती है, 23वीं जोड़ी, अर्थात 44 तो ऑटोसोम सेम होते हैं मादा की तरह, लेकिन जो 45वां गुणसूत्र होता है वह यक्स होता है और जो 46वां होता है वह वाई होता है। तो 23वीं जोड़ी में दो तरह के गुणसूत्र शामिल होते हैं, एक यक्स होता है, दूसरा वाई होता है। अब होता क्या है, मादा समयुग्मकी होने के कारण हमेशा यक्स गुणसूत्र ही प्रदान करती है, जबकि नर विषम युग्मकी चूँकि होता है तो वह दो तरह के युग्मक प्रदान करता है। यदि नर से प्राप्त यक्स युग्मक मादा के यक्स युग्मक से जुड़ता है तो मादा संतान का निर्माण होता है, और जब नर से प्राप्त वाई युग्मक होता है तो वह मादा के यक्स युग्मक से जुड़कर यक्स वाई अर्थात नर संतान उत्पन्न करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मानव में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वह पूर्ण रूप से नर से प्राप्त होने वाले यक्स अथवा वाई युग्मकों पर ही निर्भर करता है। इसे कैसे क्रॉस होता है, इसमें इस तरह देख सकते हैं कि अगर यह मादा है और यह नर के गुणसूत्र हैं, कैसे एक दूसरे से क्रॉस करते हैं यह देख सकते हैं। जब यक्स यक्स एक साथ आते हैं तो मादा संतान उत्पन्न होती है, जब यक्स वाई एक साथ आते हैं तो नर संतान उत्पन्न होती है। तो यह लिंग निर्धारण की विधि होती है मनुष्य में। तो दोनों टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। पहला स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम जो मेंडल का तीसरा नियम है, किस तरह दो लक्षण अगर एक साथ हम संकरण करवाते हैं तो कैसे उनका स्वतंत्र अभिव्यूहन होता है, इस पे हमने इसके बारे में बताया। उसके बाद कैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है इसके बारे में आज पढ़ा गया। तो आशा करता हूँ दोनों टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है समझने में तो आप फ़ोन करके, कमेंट करके आप इसको हमसे क्लियर कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी पॉइंट समझने में। बाकी आपसे हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।